दोस्तों, वेलकम बैक टू एजुकेशन। भैया कैसे हो यार तुम लोग, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में, मतलब कि इंग्लिश का पेपर प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए जिससे तुम्हें पूरा का पूरा मार्क्स मिले। 80 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है ना, तो 80 में 80 कैसे मिले इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ही ज्यादा। तो अगर तुम्हें इस वीडियो से हेल्प मिलती है ना, तो दोस्तों को भी हेल्प जरूर करना। जेलस मत होना यार, अपने दोस्तों से जेलस कौन होता है। हम बस पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम ये भी बात करेंगे कि रीडिंग, राइटिंग और लिटरेचर सेक्शन को कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, सब कुछ बात करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो तुम्हारा जो इंग्लिश पेपर होता है वो 3 घंटे का होता है। कितने का होता है? 180 मिनट्स। इस 180 मिनट्स में तुम्हें करना होता है रीडिंग, राइटिंग और लिटरेचर सेक्शन। रीडिंग सेक्शन तुम्हारा 20 मार्क्स का होता है, राइटिंग सेक्शन भी 20 मार्क्स का होता है, और जो लिटरेचर सेक्शन होता है वो अकेले 40 मार्क्स का होता है। लेकिन यहां पे तुम देख रहे हो कि जितना लिटरेचर सेक्शन इंपॉर्टेंट है उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है रीडिंग और राइटिंग सेक्शन को ऐड कर दोगे तो, मार्क्स के टर्म्स में बोल रहा हूं। और बहुत सारे लोग ये करते हैं ना कि वो लोग लिटरेचर सेक्शन अच्छे से पढ़ लेंगे, स्टोरी को लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे, पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे, लेकिन वो लोग ये दोनों जो मार्क्स गेनिंग फैक्टर होता है उसे ही छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि एग्जाम से एक दिन पहले कर लेंगे। बट कोई बात नहीं, इंग्लिश है, चलता है, ठीक है। ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट ठीक है, बस फॉर्मेट ही तो याद करना है। अभी भी गलत हो यार, फॉर्मेट के सिर्फ 1 नंबर मिलते हैं। हाँ सही सुन रहे हो, फॉर्मेट के सिर्फ 1 नंबर मिलते हैं। तो बस फॉर्मेट याद करने से नहीं होता है, बॉडी में भी बहुत कुछ लिखना पड़ता है। खैर वो सब अलग टॉपिक है, ठीक है। हम लोग अपने इस वाले टॉपिक पे आते हैं। तो 3 घंटे के अलावा भी तुम्हारा 15 मिनट मिलता है क्वेश्चन पेपर रीडिंग के लिए। तो जो तुम्हारा पूरा टाइम हो गया ना, वो 180 प्लस 15 मिनट हो गया। तो इसका मतलब तुम्हारा जो एग्जाम होता है ना, उसमें तुम्हें 195 मिनट्स मिलता है। तो सबसे पहले जब तुम एग्जामिनेशन हॉल जाओगे तब तुम्हें क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट मिलेगा, राइट। उसके बाद तुम्हें मिलता है 15 मिनट रीडिंग टाइम। उस रीडिंग टाइम में तुम्हें क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ना होता है। तो इस 15 मिनट को कैसे यूटिलाइज करना है ना, पहले यहां से शुरुआत करते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट मतलब सबसे पहले तो यही करना है ना। सबसे पहले हमें 15 मिनट ही मिलेगा ना, उसके बाद तो ये 3 घंटा मिलेगा। समझ रहे हो ना मेरी बातों को? तो सबसे पहले जो 15 मिनट मिलेगा ना, उसमें तुम्हें रीड करना है क्वेश्चन पेपर को। क्या रीड करना है? रीडिंग सेक्शन को रीड नहीं करना है, राइटिंग और लिटरेचर सेक्शन को। रीड मतलब ग्लिम्स लेना है, देखना है अच्छे से। क्यों देखना है? ताकि तुम देख के ये सिलेक्ट कर सको कि तुम्हें कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है। बहुत सारे क्वेश्चन में और दे के दिया हुआ होता है ना कि या तो ये अटेम्प्ट करो या तो ये अटेम्प्ट करो। तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम कौन सा अटेम्प्ट करना चाहते हो, तुम्हें कौन सा इजी लग रहा है। ये स्टार्टिंग के 8-10 मिनट में ही सोच लो, लिटरेचर सेक्शन और राइटिंग सेक्शन दोनों में। उसके बाद 8-10 मिनट में हो जाएगा ना यार, देखना बस, तुम्हें देखना है। 5 मिनट में हो जाना चाहिए, मैं तो कर लिया था 5 मिनट में, बट फिर भी 8-10 मिनट देना चाहिए। उसके बाद तुम्हारा बचता है 5 से 7 मिनट, डिपेंड करता है तुम ये कितना ज्यादा जल्दी कर रहे हो, और भी टाइम बच सकता है। तो इस 5 से 7 मिनट में क्या करना है? सबसे पहले रीडिंग सेक्शन का जितना भी क्वेश्चन है, रीडिंग सेक्शन में 2 तुम्हें पैसेज मिलता है, ओके। तो पहला पैसेज का जितने भी क्वेश्चन है उसे देखने हैं। क्यों देखने हैं? इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं क्यों। क्योंकि जब तुम रीडिंग सेक्शन का जो पहला पैसेज है उसके क्वेश्चंस को देखोगे, उसके बाद जब तुम उस पैराग्राफ को पढ़ोगे ना, तब तुम्हें रियलाइज होगा यार ये क्वेश्चन जो मैंने नीचे देखा था इसका आंसर तो इसी पैराग्राफ में दिया हुआ है। काफी इजी हो जाता है। तो इसलिए बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि रीडिंग सेक्शन में पहले क्या करना चाहिए। पहले मतलब पैसेज पढ़ना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन देखना चाहिए, कि क्वेश्चन देखने के बाद पैसेज पढ़ना चाहिए। वैसे ये तुम्हारे ऊपर है, बट मुझे जो इजी लगता है मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूं। मुझे इजी ये लगता है कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लो। इससे क्या होता है ना, जब तुम एक बार क्वेश्चन के ग्लिम्स ले लोगे, उसके बाद जब तुम पैरा पढ़ोगे ना, तो तुम्हें काफी सारे 1-2 क्वेश्चन का आंसर तो ऐसे ही मिल जाएंगे। उसके बाद जब तुम सेकेंड बार पैसेज को पढ़ोगे ना, तो तुम्हें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। मुझे तो मिल गए थे, आई डोंट नो, वरना 3 बार में भी मिल सकता है, ठीक है। वो आगे बात करेंगे, वो रीडिंग सेक्शन में बात करेंगे। अभी हमें जो 15 मिनट मिला है क्वेश्चन पेपर रीडिंग के लिए, उसे कैसे यूटिलाइज करना है उसके बारे में बात कर रहे थे। तुम्हें समझ में आ गया? तुम्हें 8-10 मिनट देना है राइटिंग और लिटरेचर सेक्शन में, ताकि तुम देखकर ये जान सको कि तुम्हें कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और कौन सा नहीं। बस तुम टिक मार्क कर लेना, एक पेंसिल लेना, टिक मार्क कर लेना। जिसे नहीं अटेम्प्ट करना है उसको क्रॉस कर देना, या तो तुम सिर्फ एक चीज भी कर सकते हो, जिसे नहीं अटेम्प्ट करना है उसे बस क्रॉस कर लेना। ये ज्यादा इजी होगा ना, ऑब्वियसली। और उसके बाद जो 5-7 मिनट बच जाते हैं, उसमें पहला पैसेज का जितना भी क्वेश्चन है उसे पढ़ लेना और पैसेज को देख लेना, ठीक है, अगर देख पाओ तो। तुम में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि जो 15 मिनट रीडिंग टाइम मिलता है ना, क्यों ना उसमें हम पैसेज पढ़ ले और सारे आंसर्स को मार्क कर ले। बस एक ही काम कर लेते हैं ना, अच्छे से हो जाएगा, सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो देखो,
ये तुम कर लोगे, उसके बाद जब तुम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने बैठोगे, मतलब इंग्लिश के आंसर्स लिखोगे ना, उसके बाद जब बीच बीच में और करके क्वेश्चन आएगा, जब तुम उसमें चूज करोगे, बैठ के देखोगे कि ये करूं या फिर ये करूं, ऐसे तुम हर एक क्वेश्चन को देखोगे तो ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, बाकी तुम्हें जो फॉलो करना है वो तुम डिसाइड कर लो। बाकी यू आर स्मार्ट। देखो अब तुम्हारा रीडिंग टाइम खत्म होता है, अब तुम्हारा स्टार्ट होता है वो 3 घंटा जिसमें तुम्हें पेपर को फिल करना है। तो सबसे पहले तुम्हारा क्या आएगा, रीडिंग सेक्शन आएगा, राइट। ऑब्वियसली पेपर में सबसे पहले रीडिंग सेक्शन होता है, उसके बाद राइटिंग सेक्शन होता है, उसके बाद लिटरेचर सेक्शन होता है, तुम सबको पता है। तो रीडिंग सेक्शन को कैसे सॉल्व करना है, तरीका इसी वीडियो में बताने वाला हूं। ऑब्वियसली जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चंस के ग्लिम्स ले लेने हैं, उसके बाद तुम्हें पैरा को पढ़ना है। ऑलरेडी मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वही करना है। सेकेंड चीज क्या होता है, तुम्हें पता है, तुम्हारे जो पैसेज होंगे ना, उसमें बहुत सारे हार्ड वर्ड्स होंगे, एंड नो डाउट वो जो हार्ड वर्ड्स है ना, अच्छे अच्छों की खटिया खड़ी कर देगा। मतलब अच्छे अच्छे स्टूडेंट जिन्हें इंग्लिश बहुत अच्छे से आता है, जो इंग्लिश में टॉप भी मारते होंगे ना, उनको भी समझ में नहीं आएगा। तो वो लोग उस टाइम पे क्या करते हैं, टॉपर्स, या फिर तुम क्या कर सकते हो उस टाइम पे, तो देखो क्या करना है, जो हार्ड वर्ड होगा लाइन के बीच में, उस हार्ड वर्ड को लाइन के बीच से निकाल देना हाँ, निकाल के उड़ा देना। उसके बाद उस पूरे लाइन को पढ़ना। उस पूरे लाइन को जब तुम दोबारा पढ़ोगे, उस चीज को, मतलब उस हार्ड वर्ड को निकाल के वहां पे फिल इन द ब्लैंक्स डाल के, तो 90% चांसेस है तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि ये लाइन कहना क्या चाहता है। और जैसे ही तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये लाइन कहना क्या चाहता है, उसके बाद तो प्रॉब्लम ही सॉल्व यार। उस हार्ड वर्ड को बाहर ले जाने दो, और कुछ चांसेस है कि वो हार्ड वर्ड का तुम्हें मीनिंग भी मतलब अप्रॉक्स समझ में आ जाए। तो यही चीज करना है। लेकिन फिर भी 10% ये भी चांसेस है ना कि उस वर्ड को हटाने के बाद भी तुम लाइन पढ़ रहे हो, उसके बाद भी समझ नहीं आ रहा है। तो इस पॉइंट पे क्या करना है, देखो साल का एंड है, तुम वीडियो को देख रहे हो एग्जाम से कुछ दिन पहले, वोकैबुलरी अब बिल्ड नहीं कर सकते हो। तो इस पॉइंट पे यही कर सकते हो कि उस वर्ड को भूल जाओ और आगे की लाइंस पढ़ो। यही बेस्ट चीज है। पैसेज है यार, तुम एट द मोमेंट एग्जाम के टाइम में और कुछ नहीं कर सकते हो। अब थर्ड पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रीडिंग सेक्शन में, या फिर कह सकते हो पैसेज के लिए, पैसेज के नीचे जो क्वेश्चन दिया रहता है ना, उसका आंसर जैसे ही तुम्हें पैसेज में मिलता है, तुम डिट्टो मतलब कॉपी करके लिख देते हो। बट ऐसा नहीं करना है, सीबीएसई ने बोला है तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे। तुम्हें डायरेक्टली पैराग्राफ से उठा के वो वाला जो लाइन है, जो तुम्हें आंसर मिल रहा है, उसे चेपना नहीं है अपने कॉपी में। तुम्हें कुछ अपने वर्ड्स में, उसी चीज को अपने वर्ड्स में थोड़ा घुमा फिरा के लिख देना। घुमाने फिराने आता है ना, अगर तुम्हें वर्ड्स को, लाइंस को घुमाने फिराने नहीं आता है, तब तो यार फिर कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। इंग्लिश में मार्क्स कैसे लाओगे। देखो आई नो पॉजिटिव रहना चाहिए, बट ये चीज तुम्हें आना चाहिए, जो तुम्हें आंसर मिलता है पैसेज में, उस चीज को थोड़ा घुमा फिराकर अपने आंसर शीट में लिख देना, ताकि तुम फुल मार्क्स ला सको। बाकी तुम्हारे पॉइंट्स ये गिवन है जो मैंने तुम्हें अभी एक्सप्लेन किया, देख लो, ठीक है, यही पॉइंट्स होंगे। पहला पॉइंट्स, पहले ग्लिम्स लेना है क्वेश्चन का वगैरह वगैरह, हार्ड वर्ड वाला भी मैंने तुम्हें बता दिया। और तीसरा चीज, सेम टू सेम कॉपी नहीं करना है। और देखो रीडिंग सेक्शन में 30 से 40 मिनट से ज्यादा मत लेना। ऑब्वियसली जो तुम्हारा रीडिंग टाइम तुम्हें 15 मिनट मिलेगा ना, उसी में तुम फर्स्ट पैसेज का काफी सारे क्वेश्चन के आंसर्स तुम ऑलरेडी निकाल चुके होगे। उसके बाद भी मैं एज्यूम करता हूं कि तुम 30 से 40 मिनट से ज्यादा नहीं लोगे इस पैसेज में, कि इतना लेने का टाइम है भी नहीं यार। इंग्लिश का जो पेपर होता है ना, वो बहुत इजी आता है लेकिन लेंदी होता है। तो अगर तुम जल्दी जल्दी नहीं करोगे, जल्दी जल्दी हाथ नहीं चलाओगे, तो छूट सकता है, ठीक है, गारंटी नहीं ले रहा हूं मैं। तो देखो एक अंतिम पैसेज में 15 मिनट देना, दूसरे अंतिम पैसेज में भी 15 मिनट देना, तब भी 30 मिनट होगा। चलो 20-20 लोगे ना, तब भी 40 मिनट ही होगा। और पहला अंतिम पैसेज का कुछ आंसर तुम देख ही लोगे, तो मान लो पहला अंतिम पैसेज में और 10-15 मिनट लग गया, दूसरे अंतिम पैसेज में 20 मिनट लग गया, 25 मिनट लग गया, ऐसे मैनेज कर लेना। मैं बस ये कहना चाहता हूं। देखो रीडिंग सेक्शन के बाद आता है राइटिंग सेक्शन। क्या होता है, राइटिंग सेक्शन ही आता है ना। तो राइटिंग सेक्शन में क्या होता है, नोटिस राइटिंग होता है, इन्विटेशन एंड रिप्लाई होता है, लेटर टू एडिटर या फिर एप्लीकेशन फॉर जॉब में से कोई एक करना होता है। उसके बाद आर्टिकल राइटिंग या फिर रिपोर्ट राइटिंग में से कोई एक करना होता है। मैंने नोटिस राइटिंग कैसे करना है प्रॉपरली, नया फॉर्मेट जो 2020-23 में आया है, उसके बारे में अच्छे से बता दिया हूं। तो अगर वीडियो नहीं देखे हो तो जाओ सर्च करो नोटिस राइटिंग, आगे में एडुकेशनल भैया लगा देना, मिल जाएगा। इन्विटेशन एंड रिप्लाई प्रॉपरली बहुत अच्छे से वीडियो बनाया हूं। हाँ, वीडियो का क्वालिटी, कैमरा का क्वालिटी बेस्ट नहीं होगा, बट जितना कॉन्सेप्ट है ना, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं। जाके देखो, तो इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा जो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करा। उसके अलावा मतलब फॉर्मेट बता दिया हूं, बॉडी में क्या लिखना है सब कुछ बता दिया हूं। और क्या जानना है तुम लोगों को,
उसके बाद आता है एप्लीकेशन फॉर जॉब, ये भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है। रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग अब तक जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं ना, अब तक अपलोड नहीं हुआ है। वीडियो रेडी है, 2-4 दिन में अपलोड हो जाएगा, ठीक है। उसका भी सर्च करना आर्टिकल राइटिंग बाय एजुकेशन भैया, आ जाएगा, ठीक है। और कुछ जानना है? हाँ देखो, नोटिस राइटिंग जो होता है ना वो 50 वर्ड से ज्यादा में नहीं लिखना है। शॉर्ट राइटिंग होता है बेसिकली ये सब चीज। और जो इन्विटेशन एंड रिप्लाई होता है ये भी 50 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखना है, मतलब 50 वर्ड में ही लिखना है। तो मान लो इसमें 10 मिनट लगा, इसमें भी 10 मिनट लगा, 50 वर्ड लिखने में 10 मिनट लगता है क्या? नहीं लगता है, ऑब्वियसली कम ही लगेगा, बट एक अप्रॉक्स लेके चल रहा हूं। इसमें 10 मिनट लग गया, इसमें 10 मिनट लग गया। लेटर टू एडिटर या फिर तुम एप्लीकेशन फॉर जॉब लिखोगे तो उसमें मान लेते तुम्हारा 20 मिनट लग गया। और फिर जो तुम्हारा आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग होता है उसमें भी मान लेते तुम्हारा 20 मिनट लग गया, क्योंकि 120 से 150 वर्ड्स के बीच में लिखना है, तो ऑब्वियसली लग भी सकता है। और जैसा कि मैंने कहा, इंग्लिश लेंदी होता है, हाथ जल्दी जल्दी चलाना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। अब देखो, राइटिंग सेक्शन में जो फॉर्मेट का मार्क्स होता है ना वो 1 नंबर होता है। समझ में नहीं आ रहा है ना? वेट लेट मी एक्सप्लेन। चाहे तुम नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट ले लो, नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट का तुम्हें 1 मार्क्स मिलेगा। चाहे तुम इन्विटेशन या रिप्लाई का ले लो, उसका भी फॉर्मेट का तुम्हें 1 ही मार्क्स मिलेगा। चाहे तुम एप्लीकेशन फॉर जॉब ले लो, उसका भी फॉर्मेट का तुम्हें 1 ही मार्क्स मिलेगा। चाहे तुम आर्टिकल राइटिंग ले लो, चाहे रिपोर्ट राइटिंग ले लो, उसका भी 1 ही मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हें 4 तो अटेम्प्ट करना ही है। तो टोटल जो राइटिंग सेक्शन में तुम्हारा फॉर्मेट का मार्क्स होगा, जो तुम बस फॉर्मेट अगर देख के जाते हो तो तुम्हें 4 मार्क्स मिल जाएगा, मतलब 20 में तुम्हारा 4 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा अगर तुम्हें सबका फॉर्मेट पता है तो। उसके अलावा जो 8 मार्क्स है, 8 मार्क्स मतलब कैसे एक्सप्लेन करता हूं, जो कंटेंट होता है ना, कंटेंट का 2 मार्क्स होता है। कंटेंट के अंदर बॉडी होता है तुम्हारा, अंडरसाइन वगैरह, मतलब कुछ कुछ चीजें होती है। तो जो कंटेंट होता है ना उसका बॉडी मान लो, ठीक है, उसका 2 मार्क्स होता है। तो चाहे तुम नोटिस राइटिंग ले लो, चाहे इन्विटेशन एंड रिप्लाई ले लो, चाहे तुम ये दोनों ले लो, ठीक है, तो तुम्हारा टोटल 4 सेक्शन होता है, मतलब राइटिंग सेक्शन के अंदर तुम्हें 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। तो सब में अगर 2-2 मार्क्स ऐड करते हो ना कंटेंट का, तो तुम्हारा 8 मार्क्स हो जाएगा। तो फॉर्मेट का टोटल 4 मार्क्स हुआ, ठीक है, और जो तुम्हारा कंटेंट हुआ उसका टोटल 8 मार्क्स हो गया। तो टोटल कितना हुआ? 12 मार्क्स सिक्योर हो गया। अब तुम लोग सोच रहे होगे, अच्छा फॉर्मेट सही से लिख दिए 4 मार्क्स, कंटेंट सही से लिख दिया, बॉडी सही से लिख दी तो 8 मार्क्स, फिर भी फुल मार्क्स नहीं मिला? मतलब तुम्हारा जो राइटिंग सेक्शन है वो तो 20 मार्क्स का है ना, फिर भी 12 ही मार्क्स मिला? ऐसा क्यों? लेट मी एक्सप्लेन। क्योंकि और मार्क्स होते हैं तुम्हारे ग्रामेटिकल मिस्टेक तुम नहीं कर रहे हो, इसके ऊपर मार्क्स तुम्हें मिलता है। मतलब मिस्टेक्स नहीं करना है, इसके ऊपर तुम्हें मार्क्स मिलेगा। अगर तुम कोई भी मिस्टेक नहीं करते हो तो तुम्हें प्रॉपर मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके अलावा अगर तुम प्रॉपर सेंटेंसिंग में लिखते हो, मतलब बॉडी जो तुम लिख रहे हो ना उसका तुम कंक्लूजन ही पहले लिख दोगे और इंट्रो लाइन लास्ट में लिखोगे, तब भी तो मार्क्स कटेगा ना। अब तुम्हें बॉडी में क्या लिखना है, क्या पहले लिखना है, क्या लास्ट में लिखना है, वो सब मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है, ठीक है। जाओ राइटिंग सेक्शन के जितने भी तुम्हें जो भी सर्च करना है उसके आगे एजुकेशन भैया लगा के सर्च कर लेना, तुम्हें प्रॉपर फॉर्मेट के साथ साथ क्या क्या लिखना है मैं बता चुका हूं, ठीक है। उसके अलावा राइटिंग सेक्शन में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि जब तुम राइटिंग सेक्शन में नोटिस लिखोगे या फिर तुम लेटर राइटिंग लिखोगे कोई भी, तो कोशिश करना 1 पेज में कंप्लीट करने का, ठीक है, 1 पेज में कंप्लीट करने का। तुमने कभी देखा है कि कोई नोटिस राइटिंग होता है आधा इधर पेज में आधा दूसरे पेज में? नहीं ना, अगर ऐसा करोगे तो मार्क्स कट जाएगा। तो ऐसा मत करना, कोशिश करना जो भी राइटिंग सेक्शन का तुम्हारा क्वेश्चन है उसका जो आंसर लिखोगे, जैसे नोटिस राइटिंग लिखोगे, लेटर टू एडिटर या कुछ भी लिखोगे ना, 1 पेज में समराइज करके, इन्विटेशन भी लिखोगे तो 1 पेज में ही लिखने का कोशिश करना। उसके अलावा किस में बॉक्स बनाना है, किस में बॉक्स नहीं बनाना है, इसका ध्यान रखना। मतलब समझ में आ रहा है? जैसे नोटिस राइटिंग में तुम्हें बॉक्स बनाना पड़ता है, वहीं पे इन्विटेशन एंड रिप्लाईज में किसी किसी में बॉक्स बनाना पड़ता है, किसी किसी में नहीं पड़ता है। ये भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है, जाके देख लेना। और बाकी सब में आई डोंट थिंक करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है। तो ये चीज ध्यान में रखना कि इसमें बॉक्स बनाना है, किसमें नहीं बनाना है। उसके अलावा हाँ, प्रैक्टिस करके जाना घर से, ठीक है, सबका बॉडी प्रैक्टिस करके जाना। ईजी होगा तुम्हारे एग्जाम में, जब तुम लिखोगे ना तो अंदर से ये आएगा, क्या बोलते हैं, जज्बा। नहीं, वर्ड नहीं आ रहा है यार, अभी वर्ड नहीं आ रहा है, वर्ड आएगा तो बता दूंगा। उसके अलावा कुछ भी अनाप शनाप मत लिख देना, बॉडी में कुछ भी अनाप शनाप मत लिख देना, जो चीज रिलेटेड है उसी चीज को लिखना। ये तो बहुत कॉमन सी बात है, ये चीज समझाने की जरूरत नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की तरफ हम लोग जाने वाले हैं, लिटरेचर सेक्शन। इसका आंसर कैसे लिखना है, बहुत सारे लोग गलती करते हैं यार। सबको स्टोरी पता होता है, सबको पोएम पता होता है, उसके बाद भी लोग प्रॉपरली आंसर राइटिंग नहीं करते हैं। हमने रीडिंग सेक्शन कर लिया, हमने राइटिंग सेक्शन कर लिया, हमें करना है लिटरेचर सेक्शन। लिटरेचर सेक्शन तुम्हें पूरा 1 घंटे के अंदर कंप्लीट करना है। अगर कर देते हो तो वेरी गुड, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम बच जाएगा रिवाइज करने के लिए, प्रॉपर अंडरलाइन करने के लिए, जिससे तुम्हारा जो पेपर है वो अच्छा दिखे।
और एक चीज बता देता हूं, गिच पिच करके मत लिखना, प्रॉपरली लिखना आंसर्स को। इसका मतलब ये भी नहीं कि हैंडराइटिंग बना बना के लिख रहे हो, नहीं, जो तुम्हारा हैंडराइटिंग है उसी हैंडराइटिंग में लिखो, बस गिच पिच मत करना। आई थिंक तुम्हें समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है। हम लोग बात करने वाले हैं कि लिटरेचर सेक्शन में जो तुम्हारा आंसर है उसे कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। इंट्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, मतलब जब तुम्हारा टीचर तुम्हारा पेपर चेक कर रहा होगा ना, तो जैसे ही वो क्वेश्चन का आंसर पढ़ेगा तो आंसर के पहले 2 लाइन से उसे ये पता चल जाना चाहिए कि आखिर ये पूरे आंसर में लिखना क्या चाहता है। समझ में आ रहे हो कि किस टॉपिक पे तुम्हारा आंसर है। मतलब जो तुम्हारा क्वेश्चन होगा ना, बेसिकली उसी को प्रॉपर पूरा क्वेश्चन को मत उतार देना, ऐसा मत करना। बेसिकली उस क्वेश्चन के रेफरेंस से तुम्हें इंट्रोडक्शन वाला लाइन बनाना है। कैसे बनाना है आगे तुम्हें एग्जांपल भी बताऊंगा और प्रॉपरली बताऊंगा कि 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं उसके आंसर कैसे लेना है, 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं उसका इंट्रोडक्शन कैसे बनाना है, उसका बॉडी कैसे बनाना है और उसका कंक्लूजन कैसे बनाना है, अच्छे से बताऊंगा। और 1 मार्क्स का कैसे करना है, 1 मार्क्स में कुछ भी नहीं करना है, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन करना ही नहीं है, अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो तुम्हें पहले इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद तुम्हें बॉडी में क्या लिखना है, वैल्यू पॉइंट्स। वैल्यू पॉइंट्स का डायरेक्ट मतलब यही होता है कि जो तुम्हारा क्वेश्चन दिया रहेगा ना उसका डायरेक्ट आंसर लिख देना। यहां पे पॉइंट समझ के ये मत सोचना कि पॉइंट में लिखना है, नहीं, इंग्लिश का कोई भी क्वेश्चन का आंसर पॉइंट में नहीं होता है। अगर तुम इंग्लिश के क्वेश्चन के आंसर पॉइंट में लिखोगे तो मार्क्स कट जाएगा। यहां पे पॉइंट का ये मतलब नहीं है। बॉडी में वैल्यू पॉइंट का यहां ये मतलब है कि जो तुम्हारा क्वेश्चन होगा उसका डायरेक्ट आंसर लिखना है बॉडी में, क्योंकि तुमने नौटंकी मतलब लंबा करने के लिए, आंसर को लंबा करने के लिए ऑलरेडी तुमने इंट्रोडक्शन दे चुका है, तुम्हारा ऑलरेडी 2-3 लाइन इसमें चला जाएगा, ठीक है। मैंने लिखा भी होगा, ओके, आगे लिखा हूं, ठीक है। उसके बाद तुम्हें कंक्लूजन लिखना है उस आंसर का। कंक्लूजन का मतलब होता है बेसिकली सम अप करना, ठीक है, समराइज करना। जो तुमने इंट्रोडक्शन और बॉडी में लिखा है ना उसे प्रॉपरली समराइज करके एंड कर देना 1-2 लाइन में। डिपेंड करता है, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो कंक्लूजन भी बड़ा होगा, इंट्रोडक्शन भी बड़ा होगा, 1-2 लाइन में नहीं होगा। अब फॉर 1 मार्क का क्वेश्चन, 1 मार्क का क्वेश्चन में क्या, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, कोई कंक्लूजन नहीं लिखना है, कोई इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है, डायरेक्ट तुम्हें आंसर लिखना है, 1-2 लाइन में, बात खत्म, ठीक है। 1 मार्क का क्वेश्चन में तो सोचना ही नहीं है, जल्दी से कंप्लीट कर आगे बढ़ना है। अब होता है 2 मार्क का क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ज्यादा मात्रा में भी होता है, ठीक है। तो 2 मार्क का क्वेश्चन में यही करना है। मैं बहुत ही बेसिक सा फॉर्मेट दिखा रहा हूं, ये तुम्हें अगर कुछ भी समझना आया ना तुम इस चीज को यूज कर लेना, तुम्हारा टीचर मार्क्स नहीं काटेगा। सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चन देखना है कि वो किस चैप्टर का है, किस पोएम का है, ठीक है। तो उस चैप्टर का नाम द रैट ट्रैप का है सपोज, तो उस चैप्टर का नाम द रैट ट्रैप से, ठीक है, ऐसे स्टार्ट कर देना है। द रैट ट्रैप टेल्स अबाउट, द रैट ट्रैप स्पीक अबाउट, वगैरह वगैरह करके तुम्हें स्टार्ट करना है और ऐसे यही तुम्हारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तुम्हें क्वेश्चन देख के इंट्रोडक्शन वैसे ही फॉर्म कर लेना है। उसके बाद बॉडी में, क्योंकि 2 मार्क्स का है ना, तो ज़्यादा तुम्हें इंट्रोडक्शन भी बड़ा करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद तुम्हें बॉडी में क्या लिखना है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, डायरेक्ट की पॉइंट्स, तुम्हारा जो क्वेश्चन पूछ रहा होगा उसका आंसर तुम्हें दे देना है की पॉइंट्स में। की पॉइंट्स में मतलब उसी पैरा में लिखना है, पॉइंट्स में नहीं देना है। यार बात को समझ रहे हो ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा। यार मैं भी कैमरा से बात करने लगूँ आजकल। उसके बाद कंक्लूजन में जैसा कि मैंने बताया सम अप कर देना है, ठीक है। अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा है ना तो चलो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे अटेंड करते हैं। अब देखो, जैसा कि हमारा बहुत ही बेसिक सा 2 मार्क का क्वेश्चन है, व्हाई वाज सोफिया जेलस ऑफ जी ऑफ साइलेंस। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है, गोइंग प्लेसेस का है ना, और इस चैप्टर का थीम क्या है उससे रिलेट करके इंट्रोडक्शन निकल जाएगा ना। द स्टोरी गोइंग प्लेसेस, ऐसे जैसे मैंने तुम्हें बताया था 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा उसे कैसे लिखना है। पहले चैप्टर का नाम, टेल अस अबाउट, थीम लिख सकते हो। चैप्टर का जो थीम था क्या था, गोइंग प्लेसेस का थीम, द टीनेजर पीरियड वेयर पीपल आर ऑफ्टन फाउंड ड्रीमिंग विच इज फार फ्रॉम रियलिटी। ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन लाइन हो गया। मैं तुम्हें ये पीडीएफ दे दूंगा, देख लेना, तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा। अभी तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, सेकंड बार जब तुम खुद से पढ़ोगे तुम्हें अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ऐसे क्या करना है। उसके बाद बॉडी में क्या लिखा गया होगा, ऑब्वियसली इस क्वेश्चन का जो डायरेक्ट आंसर होगा ना उसे लिख दिया गया होगा। ये वीडियो क्वेश्चन आंसर के ऊपर नहीं है तो मैं अभी तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तुम बस देख लो। उसके बाद कंक्लूजन में क्या लिखा गया होगा, कंक्लूजन में बेसिकली इन सब चीजों को, ये जो बॉडी में जो कुछ भी लिखा गया है ना उस चीज को सम अप कर दिया गया होगा। मतलब बेसिकली एक और बार तुम्हें इस चीज का जो आंसर है ना उसे सम अप वे में लिखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़े, व्हाई वाज सोफिया जेलस ऑफ जी ऑफ साइलेंस, तो इसका सम अप करके जो आंसर क्या होगा यहां से स्टार्ट है बेसिकली तुम्हारा जो कंक्लूजन है। सी फेल्ट दैट व्हेन ही वाज नॉट स्पीकिंग हिज माइंड वाज अवे एट सम अननोन प्लेसेस।
अननोन प्लेस एंड सो सी फेल्ट जेलस ऑफ हिम। दिख रहा है ना तुम्हें? होप सो दिख रहा होगा, होप सो तुम्हें दिख रहा होगा। देखो ठीक है, समझ में आ गया कि 2 मार्क का क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं कि अब हम लोग बात करते हैं कि 5 मार्क का क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं। तो तुम्हारा जो 5 मार्क का क्वेश्चन होता है ना, इसमें तुम्हें थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बस तुम्हें 40-50 वर्ड्स में नहीं लिखना है, बल्कि इसमें आई थिंक 120 से 150 वर्ड्स के बीच में लिखना है, जो कि बहुत ज्यादा होता है। तो देखो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो इंट्रोडक्शन में तुम्हें चैप्टर नेम या फिर पोएम नेम के अलावा भी ऑथर का नेम भी लिख देना, अगर याद हो तो। देखो याद कर लेना यार, ऑथर का नाम कौन नहीं याद नहीं करता है। एग्जाम देने जा रहे हो, तुम्हें ऑथर का नाम याद नहीं है, तुम्हें पोएट का नाम याद नहीं है, राइटर का नाम याद नहीं है, कैसे काम चलेगा। उसके बाद चैप्टर का थीम लिख देना। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है? पोएम या फिर चैप्टर का नाम, उसके बाद ऑथर का नाम या फिर राइटर का नाम जो भी है, उसके बाद चैप्टर का थीम। इंट्रोडक्शन में इतना लिख देना। आई थिंक 4-5 कितना लाइन का यहाँ पे दिया हुआ हूँ, सॉरी 5-6 लाइन का, मतलब 40-50 वर्ड्स का बस इंट्रोडक्शन लिखना है। उसके बाद तुम्हें लिखना है बॉडी। अब तुम्हें बॉडी में क्या लिखना है, क्योंकि देखो क्वेश्चन का तुम डायरेक्ट आंसर करोगे ना तो बॉडी में 3-4 लाइन में खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम्हें 6-7 लाइन तक खींचना है। ठीक है, तो तुम्हें क्वेश्चन का जो आंसर है उसे थोड़ा घुमा फिरा के, डायरेक्ट की पॉइंट्स में मत लिख देना, थोड़ा घुमा फिरा के लिखना और थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करना। बड़ा करने के चक्कर में ग्रामेटिकल मिस्टेक करोगे तुम लोग, वो चीज मत करना। अब तुम बॉडी में यहां पे एक चीज जरूर लिख सकते हो, अगर तुमने प्रॉपरली लिटरेचर सेक्शन को पढ़ा है। देखो मैंने 1 शॉट वीडियो बना दिया है, अगर अभी तक नहीं देखे हो, देखो मैं तुम लोग को एक टास्क देता हूं, ठीक है, इससे तुम लोग का भी रिवीजन होगा। जो मैं अभी तुम्हें यहां पे एक्सप्लेन करने वाला हूं वही चीज बता रहा हूं, की पॉइंट्स और अच्छे से की लाइंस तुम्हें याद होने चाहिए। अब ये की लाइंस की पॉइंट्स क्या होते हैं? जो तुम्हारे चैप्टर होते हैं ना, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस होते हैं जो तुम डायरेक्ट अगर चेपोगे ना यहाँ पे, तो टीचर खुश हो जाएगा, तुम्हें ज्यादा मार्क्स देगा। अरे ये तो डायरेक्ट बुक का लाइन चेप दिया। तो ये चीज तुम्हें कैसे याद होगा? जब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं ना, मैंने तुम्हें पूरा बुक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है, तो मैं तुम्हें ये टास्क दे रहा हूं, तुम लोग जाओ मेरा 1 शॉट वीडियो देखो, उसके बाद तुम्हें स्क्रीन में पूरा एनसीईआरटी बुक दिखेगा जो मैंने खुद से अपने टेम्पलेट्स में डिजाइन किया है। ठीक है, अच्छे से टेम्पलेट्स में डिजाइन किया है। तुम उस लाइंस को पढ़ते जाना, जब मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ऐसे देखते जाना, लाइंस को अच्छे से देखते जाना, ऐसे तुम्हें पूरा लाइन याद हो जाएगा। और फिर तुम लोग मुझे बताना कि मैंने पूरे बुक का एक भी लाइन एक्सप्लेनेशन में मिस किया है कि नहीं। अगर तुम लोग ढूंढ के दे देते हो, मैं तुम्हें रिवार्ड दूंगा, कसम से, मजाक नहीं कर रहा हूं। उस 1 शॉट के नीचे लिखना कि मैंने ढूंढ लिया, आपने ये वाला लाइन एक्सप्लेन नहीं करा है, मुझे बताना। और बाकी अगर तुम्हें मेरा 1 शॉट वीडियो चाहिए तो सर्च करो फ्लैमिंगो 1 शॉट वीडियो, विस्तस 1 शॉट वीडियो, एडुकेशन भी आगे लगा देना, मिल जाएगा। ठीक है, तो वही बॉडी में तुम्हें क्या क्या लिखना है मैंने बता दिया। आंसर लिखना है, की पॉइंट्स, की फ्रेजेस डायरेक्ट, और उसके बाद कंक्लूजन, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, सम अप करके लिख देना है। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते तब अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। तो इसका एग्जांपल नहीं है सीरियसली, वो हाँ है, ज्यादा बार दबा दिया था। अनटचेबिलिटी इज नॉट अ क्राइम, इट इज इनह्यूमन टू। व्हाई एंड हाउ डिड बावर डिसाइड टू फाइट अगेंस्ट इट? सबसे पहले इंट्रो। तो इंट्रो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, चैप्टर या फिर जो तुम्हारा जो भी है, पोएम है या फिर स्टोरी है, उसके नाम से स्टार्ट करना है। द स्टोरी मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड रिटन बाय बामा, ऑथर का नाम। उसके बाद तुम्हें क्या लिखना है? इस चैप्टर का थीम। थ्रोज लाइट ऑन द इशू ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड इनह्यूमन एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन इन द सोसाइटी। ठीक है, यहां तक तुम्हारा क्या है? इंट्रो है, बस यहीं तक इंट्रो है। ओके, इसने देखो ये जो स्क्रीन है ना, ये बड़ा है, यही चीज को अगर तुम अपने कॉपी में लिखोगे तो आराम से 4-5 लाइन में हो जाएगा। तो ये चीज तुम्हें इंट्रो में लिखना है। उसके बाद तुम्हारे बॉडी में इस पूरे क्वेश्चन का आंसर को डिस्क्राइब किया गया है, की पॉइंट्स को, की फ्रेजेस को यूज किया गया है, की लाइंस को यूज किया गया है। उसके बाद कंक्लूजन में जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि सारी चीज को सम अप करके लिख देना है, तो यही है। थस मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड डिपिक्ट्स द फैक्ट दैट चिल्ड्रन आर एक्सट्रीमली sensitive to their surroundings and react very strongly against the discrimination and indignities meted out to them. So we can say that untouchability is not only a crime, it is inhuman too. ठीक है, ये कंक्लूजन वाला लाइन हो गया। एंड ऐसे तुम्हारा इंग्लिश का पेपर प्रेजेंटेशन खत्म होता है। इससे ज्यादा तुम्हें कुछ करना नहीं है। अगर तुम्हें इतना चीज पता होगा ना, तो तुम्हारे पेपर में बिल्कुल भी मार्क्स नहीं कटने वाले, ना रीडिंग सेक्शन में, ना राइटिंग सेक्शन में, ना लिटरेचर सेक्शन में। और अगर मुझे कुछ और चीज तुम्हें बताना होगा, अगर तुम्हें कुछ और चीज समझाना होगा, या मुझे लगेगा कुछ और चीज इंपॉर्टेंट है, तो मैं तुम लोग के साथ शेयर जरूर करूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर करो, और अगर 12th के बाद मुझे छोड़ के जाने वाले हो तो मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिसमें मैं पढ़ाता मैं मस्ती करूंगा। ठीक है, 12th के बाद बेसिकली मूवी रिव्यू वगैरह, तो मैंने तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अब एग्जाम के टाइम ये सब बोलना सही नहीं है।
जाता हूं, बाय।